Hi dear learners of English literature, NCERT class 12 English, we welcome you to our chapter number 4, The Enemy, that is written by Pearl S. Buck, that is taken from the Vistas. डियर लर्नर्स, पहले पार्ट में आपने सुना इस समरी में कि द एनिमी स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले उसको आपको रिवाइज करा देते हैं। ये जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर है सदाव होकी, और इस चैप्टर नंबर 4 में आपने प्रीवियस पार्ट 1 में देखा कि कैसे जो डॉक्टर सदाव होकी जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं अपने घर के बाहर रेलिंग पर खड़े हुए होते हैं और वो देखते हैं कि सामने से एक स्ट्रेंजर लहरों के द्वारा तट पर फेंका गया, और वह वहां पर जाकर के जब उसको देखते हैं कि वह कौन है तो उन्हें पता चलता है कि वह एक अमेरिकन है और उसको गोली लगी है जिससे बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और वो ये भी पाते हैं कि वहां पर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से उस जख्म को और ज्यादा नुकसान हुआ है, वह जख्म और बड़ा हो गया है। वह वहां पर जल्दी में वहां पर एलगेई और काई उस जख्म के अंदर भर देते हैं। वे इस कश्मकश में होते हैं कि क्या वे उस अमेरिकी की मदद करें या न करें। उनका एक मन कहता है कि वह उसको उठा करके समुद्र में वापस फेंक दें, लेकिन चूंकि वे एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर का फर्ज उन्हें यह रियलाइज कराता है कि नहीं, किसी भी पेशेंट को, किसी भी घायल को इस समय मरहम पट्टी और इलाज की जरूरत है, यह गलत है। वे कई बार कोशिश करते हैं अपने रीजन को जिताने की कि वे उसे उठाएं और समुद्र में वापस फेंक दें। उनकी पत्नी भी इस बात में हाँ में हाँ मिलाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बहुत ही दयालु हैं और वे ये सोचते हैं कि नहीं, ये किसी भी तरह से मानवता के खिलाफ है, लेकिन वे इस बात को कह नहीं पा रहे हैं। और क्या होता है, अंत में वे उसको घर ले आते हैं। घर लाने पर उनके सामने एक समस्या होती है कि जो उनके नौकर हैं, अगर उनको ये पता चला कि वे एक अमेरिकन को साथ में लेकर के आए हैं तो वह बगावत कर देंगे और हो सकता है वह पुलिस को सूचना दे दें। एक्चुअल में समस्या ये थी कि वह व्यक्ति जिसको वह घर पर लेकर के आए थे, जो गोली से घायल था, जो उन्हें पानी में पड़ा हुआ समुद्र के किनारे मिला था, वह एक अमेरिकन था। और ये कहानी उस समय की है जब विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका और जापान के बीच में भारी दुश्मनी थी, और किसी भी जापानीज के द्वारा किसी भी अमेरिकन को हेल्प किया जाना एक बहुत ही देशद्रोह वाली बात के अंदर उनको लाता था। और डॉक्टर सदाव जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन थे और जो जनरल की सेवा में लगे हुए थे, उनके लिए कार्य, उनके लिए स्वयं के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन उनके अंदर जो डॉक्टर का मन है, जो डॉक्टर की आत्मा है, वह जीत जाती है और वह उसे घर ले आते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस पार्ट नंबर 8 में, जैसे कि पीछे हमने बताया था, हमने इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो इस पार्ट नंबर 8 जिसको हमने टाइटल दिया है टेकिंग केयर ऑफ द अमेरिकन में क्या समरी आती है। आप यहाँ पर इंग्लिश में निगाह रखेंगे और समरी को आसानी से समझ लेंगे। आप यहाँ इंग्लिश में निगाह रखेंगे और समरी को सही से समझ लेंगे। यहाँ से समरी ये होती है कि जब हाना और सदाव दोनों ही इस कश्मकश में फंसे हुए थे कि उस व्यक्ति को घर लेकर के जाए या नहीं, उन्होंने लास्ट में फैसला किया कि घर लेकर के जाते हैं। 10 अग्रीड और दोनों ही टुगेदर साथ साथ अग्रीड हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और घर की तरफ लेकर चल दिए। वह आदमी बिल्कुल किसी वाटर बर्ड की तरह से बहुत हल्का था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत दिनों से भूखा था और बहुत लंबे समय से उसने खाना नहीं खाया था, और उसका शरीर एक बिल्कुल स्केलेटन यानी कि आप कहें कि ढांचे के रूप में परिवर्तित हो गया था। उसकी हाथ लटके हुए थे क्योंकि वह बेहोश था। उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और वह उसे घर ले आए, और घर लाने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और अपने पासेज से होते हुए वह अंदर की ओर उसको अपने एम्प्टी बेडरूम के अंदर ले गए। यह बेडरूम वह बेडरूम था जिसमें सदाव के फादर आराम किया करते थे, और उनकी मृत्यु के बाद से लेकर के आज तक वह बेडरूम अभी तक खाली पड़ा हुआ था। उन्होंने बड़े अच्छे कालीन वाले इस बेडरूम के अंदर उस व्यक्ति को उस कालीन पर लिटाया। उस कमरे के अंदर हर चीज बिल्कुल जापानीज ओल्ड स्टाइल की थी और वह जापानीज कल्चर से डेकोरेटेड था। और उस घर के अंदर कभी भी कोई कुर्सी का यूज नहीं होता था। सब लोग जो है जापानीज ट्रेडिशन पर फर्श पर सोते थे, और किसी फॉरेन बेड की वहां पर जरूरत महसूस नहीं की जाती थी और यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि सदाव के फादर जो थे वो बिल्कुल पूरी तरह से जापानीज कल्चर में विश्वास करते थे और उन्होंने किसी भी विदेशी चीज को स्वीकारा नहीं था। हाना सीधी दीवार में लगे कबर्ड यानी उस लिनन शेल्फ्स या आप कह सकते हैं कि कपड़ों की अलमारी के अंदर गई। वहां से उसने एक सॉफ्ट तौलिया निकाला
वह हेजिटेट कर रही थी उस व्हाइट मैन के पास जाने में, लेकिन चूंकि वह एक बहुत ही दयालु हृदय महिला थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। उसने उस क्विल्ट को, जो कि बहुत ही फ्लोरी सिल्क मटेरियल से बनी हुई थी, उस व्यक्ति के ऊपर उसको डाल दिया। वह हल्के से बड़बड़ाई और वह काफी डिस्ट्रेस परेशानी में थी। उसने कहा, यह आदमी तो बहुत ज्यादा गंदा है। सदाओ ने इस बात से सहमति जताई, हाँ बोला और कहा, बेहतर होगा कि हम इसको नहला धुला लें और इसकी गंदगी को साफ कर दें। अगर तुम थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ तो इसका जो नहलाने का कार्य है मैं पूर्ण कर लूंगा। हाना ने कहा कि मैं आपके खातिर इसको टच नहीं करना चाहूंगी। इट मीन्स मुझे नहीं लगता कि मैं इसको टच करूं, चाहे आप ही क्यों ना मुझसे कहें, क्योंकि हाना के मन में कहीं ना कहीं अमेरिकन के लिए जगह कम थी। अगर हम जाकर के सर्वेंट से कहते हैं कि वह यहाँ हैं तो क्या होगा, ये इनके मन में चल रहा था। एनीवे, मैं जाकर के यूमी से कह दूंगी कि वह पानी गर्म करे और इसको नहला दे। और वह इस समय यूमी उनकी एक सर्वेंट का नाम है, मेड का नाम है, जो कि बच्चों की आया भी है और वह बच्चों के साथ रहती है। तब हाना कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ। वह कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और वह इसके जो ये पेशेंट है, ये अमेरिकन है, इसको नहलाने का काम करेगी। सदाओ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा कि चलिए, अगर आपकी ऐसी मर्जी है तो आप जाइए और यूमी को भेज दीजिए। आप यूमी से कह दें और मैं बाकी सर्वेंट से बोल दूंगा। ऐसा सदाओ ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ये कंफ्यूजन था कि जो नौकर हैं उनकी बगावत करेंगे। बट द अटर पेलर ऑफ द मेन्स अनकॉन्शियसनेस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील द पल्स। लेकिन जब सदाओ ने देखा कि इस व्यक्ति की जो कंडीशन है, वो जो बेहोशी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो नहलाने से पहले सदाओ ने उसकी नब्ज को समझने की कोशिश की। नब्ज धीमी चल रही थी, लेकिन अभी भी नब्ज चल रही थी, ये अच्छी बात थी। सदाओ ने अपने हाथ को उस इंसान की ठंडी छाती के ऊपर रखा और उसके दिल की धड़कन को महसूस किया। हार्ट अभी भी काम कर रहा था। उसे लगा कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह व्यक्ति मर जाएगा। सदाओ लगातार इस बात को कंसीडर कर रहे थे और सोच रहे थे। अब सवाल यह था कि वह मरे या ना मरे, उसे क्या करना। कहीं ना कहीं सदाओ के मन में एक जापानीज होने के नाते ये बात चल रही थी कि वह आखिर उसे क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है। वह मन को मारकर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर होने के बाद भी वह उस पेशेंट से जुड़ा हुआ था। तभी हाना तेज आवाज में रोती हुई डर में अंदर आई और बोली, इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश मत करो, क्या फायदा होगा अगर ये बच भी गया। अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इस कश्मकश में चल रहे हैं कि इस व्यक्ति को बचाया जाए या ना बचाया जाए। कभी उन्हें लगता है कि वह बचाएं, कभी लगता है कि ना बचाएं। तो इसी वजह से हाना एक बार फिर, जबकि दोनों ऑलरेडी पहले ही सहमति जता चुके थे कि इसकी देखभाल की जाए, अब हाना फिर आकर के ऑब्जेक्शन देती है कि हमें इसे बचाकर क्या फायदा होने वाला है। अगर सदाओ ने जवाब में यह कहा कि हाँ, अगर मर भी गया तभी हमें कौन सा फायदा होगा, तो फिर हम बचाने की बात को क्यों इग्नोर करें। वह वहां पर खड़ी रही और घूरती रही उस मोशनलेस मैन को जो हिलडुल नहीं रहा था। यह इंसान जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, उन लोगों की राय थी कि इसके अंदर जो है एक अद्वितीय बर्दाश्त करने की शक्ति रही होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी रही होगी, जो अब तक यह बच गया। अन्यथा इस हालत में कोई भी आदमी मर जाना चाहिए था। वजह उसकी ये थी कि उसकी अभी उम्र कम थी, वह बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था और शायद वह अभी 25 का भी नहीं हुआ था, इसलिए उसकी जो वाइटलिटी थी उसने उसको सर्वाइवल दे दिया था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना ने कहा कि आपका मतलब है कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो क्या ये मर जाएगा। इस पर सदाओ ने कहा, निश्चित रूप से अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। हाना ने सदाओ की बात को बड़े डाउट के साथ कंसीडर किया, लेकिन उसने किसी तरह से सदाओ को आंसर नहीं दिया। सदाओ ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सदाओ के मन में ये बात चल रही थी। सदाओ ने कहा, किसी भी स्थिति में ऑपरेशन इसका किया जाना जरूरी है और ऑपरेशन के लिए फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, उसका नहलाया जाना जरूरी है। वह जल्दी से कमरे के बाहर गया। हाना उसके पीछे पीछे चल दी। वह उस अमेरिकन को नहलाने के लिए अकेले उस व्हाइट मैन के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह
ही वॉज द फर्स्ट शी हैड बीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, और वह आज पहली बार किसी अमेरिकन के साथ यहाँ पर अकेली मौजूद थी जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, और ये पहला अमेरिकन था जिसके साथ वह यहाँ आज जापान में अकेली कमरे में थी। वह उसका दुश्मन है, ये उसके दिमाग में लगातार चल रहा था, और ये दुश्मन उसके लिए चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, उनके लिए अपने आप में एक मुसीबत ही था। अब हम आते हैं इस पॉइंट नंबर 9 पर, और पॉइंट नंबर 9 का हमने टाइटल दिया है रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स। जैसा कि आपको पीछे बताया गया था, जो सर्वेंट्स थे वो पूरी तरह से जापान के पक्ष में थे, और वो किसी भी अमेरिकन को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मालिक को भी ओपोज कर दिया था, उनका विरोध किया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हाना यूमी को ऑर्डर देने के लिए नर्सरी में पहुंची, नर्सरी वह जगह है जहां पर इनके बच्चे आराम कर रहे थे, एक ऐसा कमरा जो कि बच्चों के लिए बनाया जाता है, और उन्होंने आवाज लगाई यूमी, बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस। आप जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं और वो माँ की आवाज सुन लें तो वे शोर शराबा शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि माँ उनको गोद में ले ले। और जब बच्चों ने इसकी हाना की आवाज को सुन लिया तो थोड़ी देर के लिए हाना को मुस्कुराते हुए उन बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलना पड़ा। उनमें एक बच्चा था जो कि अभी छोटा लड़का था, और अभी लगभग उसकी उम्र 3 साल थी। हाना ने बेबी के सॉफ्ट ब्लैक हेयर पर अपने मुंह से प्यार किया और यूमी से कहा कि आओ मेरे साथ आओ। वह नर्सरी के बराबर में बच्चों के बेडरूम में गई, जहां पर हाना ने बच्चे को गोद में ले लिया और यूमी ने वहां पर रजाइयां फैलाई और उनके बीच में बच्चे को लिटा दिया। दोनों रजाइयों के बीच में बच्चे को लिटाने का मतलब था कि उसके इधर उधर जाने की संभावना कम थी। तो आप ये जो सुन रहे हैं समरी, इसके अंदर आप देखेंगे कि सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था। तो यहाँ पर अब सर्वेंट जो है ओपोज करेंगे, ये आप देखने वाले हैं। इसके बाद हाना वहां से बहुत जल्दी और दबे पांव किचन के अंदर गई, जहां पर 2 सर्वेंट्स खड़े हुए थे। एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और जैसा कि अभी उनकी मालिकिन ने उनको बताया, वह दोनों सर्वेंट सुनकर डर गए थे। डरने की बात यह थी कि उनके घर में एक अमेरिकन था जो कि पुलिस को अगर पता चलता तो पूरे घर के सभी लोगों के लिए खतरा हो सकता था। ये जो उनमें से एक व्यक्ति था, ये उनका एक पुराना माली था जो उनके घर में नौकर का भी काम करता था, जिसके होंठ पर गिने चुने मूछ के नाम पर कुछ बाल थे। इसके बाद आप आते हैं इस पैराग्राफ पर। कहना था नौकरों का कि हमारे जो मालिक हैं उनको इस अजनबी के जो घाव हैं उसको सही नहीं करना चाहिए। उसने बिल्कुल सीधे सीधे ब्लंटली का मतलब है रूखे अंदाज में हाना से कहा, ये व्हाइट मैन तो मरना चाहिए, ये हमारा दुश्मन है। पहले उसको गोली लगी और उसके बाद समुद्र ने उसको पटक दिया, उसको पनिशमेंट दिया और उसे चट्टान पर दे मारा। अगर हमारे मास्टर उसके इस गन वूंड को सही करते हैं तो नेचर उससे जो है बदला लेगी। इसका मतलब यह है कि उनका जो एक विश्वास था, एक अंधविश्वास था, क्योंकि जो लोग उनके देश के खिलाफ हैं, अगर नेचर उनको पनिश कर रही है तो सदाव का कोई हक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की वह मदद करे। हाना रेप्लाइड कर्टियसली, हाना ने बड़ी नरमी से कहा कि हम उनको बता देंगे कि आप लोगों की क्या राय है। उनको किनको? हम डॉक्टर सदाव को आपकी राय बता देंगे। लेकिन वह कहीं न कहीं खुद भी डरी हुई थी। हालांकि वह बहुत ही अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि यह बूढ़ा आदमी था। हाना का अपना भी विचार था कि क्या वास्तव में एनिमी की हेल्प करना सही रहेगा। कुछ भी हो, यूमी को उन्होंने पानी लाने के लिए बोला और सीधे उस व्यक्ति के पास उस पानी को ले जाने की बात कही। वह आगे बढ़ी और उसने पार्टीशन को सरकाया। पार्टीशन एक दरवाजा है जो कि स्लाइडिंग डोर की तरह से है। वहां पर यूमी पानी लेकर के गई। सदाव अभी भी वहां पर नहीं पहुंचे थे। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी ने वहां पर इस लकड़ी में भरे हुए पानी को वहां पर रखा। तब उसने इस पानी को उस व्यक्ति पर डाला। जब उसने देखा कि उसके जो लिप्स हैं वो बहुत ही टाइटनेस के साथ बंद हुए हैं, तो यूमी बोली, आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैं एक वाइट आदमी को कभी भी नहीं धोऊंगी क्योंकि इट हैपन टू बी एन अमेरिकन, ये एक अमेरिकन है और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। हाना ने तभी तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, आपको वह काम करना चाहिए यूमी जो कि आपकी मालकिन आपको ऑर्डर देती हैं। अब यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी जो कि यूमी से किसी ताकत के द्वारा कोई काम करा ले। यूमी के चेहरे पर इतना भयानक एक्सप्रेशन था,
इनकार का और विरोध का कि इसको देख करके हाना थोड़ी देर के लिए तो घबरा ही गई। हाना के मन में यह चल रहा था कि अगर इन सर्वेंट्स ने जाकर के पुलिस को सूचना दे दी तो क्या होगा। जब हाना ने मन ही मन ये सारी बातें सोच ली तो हाना ने बड़ी डिग्निटी और शांति के साथ कहा, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू द सेंसेस। हम तो इसको इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं ताकि वे होश में आ जाएं। इसके बाद जैसे ही ये सही होगा हम इसको एक प्रिजनर के रूप में पुलिस को दे देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, यूमी ने बोला। यूमी बिल्कुल भी इस व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम गरीब लोग हैं और ये सब इस तरह के लोगों की सेवा करना हमारा कार्य नहीं है। हाना ने इस स्थिति को समझते हुए कि नौकर बगावत पर उतर चुके हैं, बड़े प्यार से कहा, ठीक है, जाओ अपना जाकर के जो तुम्हारे दूसरे काम हैं उस कार्य को करो। इसी समय यूमी ने कमरा छोड़ दिया, लेकिन यह बात हाना को ये समझाने के लिए काफी थी कि नौकर जो है पूरी तरह से उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ हाना ने उस व्हाइट मैन को अकेला छोड़ दिया। हो सकता है कि हाना को भी यहाँ पर इतना डर लग रहा हो और वह इस व्यक्ति की स्वयं भी मदद ना करना चाहती हूँ। उसने मन ही मन बड़बड़ा करके कहा, कितनी बेवकूफ सर्वेंट है हमारी यूमी। यह कुछ और नहीं बल्कि एक घायल व्यक्ति ही तो है, और घायल व्यक्ति वह भी ऐसा जो कि स्वयं अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। तो इसमें यूमी को ऑब्जेक्शन नहीं देना चाहिए था। इस सोच के साथ कि यूमी अपने आप को मास्टर समझ रही थी, मालिक समझती थी, मालिक वाली भावना के साथ उसने बड़ी नफरत के साथ वह काम करना शुरू किया जो कि यूमी को करना था, और वह काम था कि उस व्यक्ति को नहलाया जाए। यूमी ने बड़ी नाक और भौं को सिकोड़ने के बाद उस व्यक्ति के कपड़े उतारे और उसको नहलाने के लिए तैयारी किया। उसने तौलिया को पानी में भिगोया और उस व्यक्ति की छाती पर वॉश करना शुरू किया और उस पानी को यूज करने की कोशिश की जो कि यूमी वहां पर लकड़ी की बाल्टी में लेकर के आई थी। इस मैन की जो स्किन थी वो बिल्कुल वाइट कॉम्प्लेक्शन बेस थी और वो फाइन टेक्सचर की थी, और ऐसा लगता था कि बचपन में ये बहुत ही गोरा बच्चा होगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 10 चल रहा है जिसका टाइटल है वॉशिंग ऑफ टॉम। इस 10 पॉइंट के अगले पार्ट में हम आते हैं जब ये सारी विचार सोच रही थी कि कितना गोरा ये व्यक्ति है और उसके बॉडी के टेक्सचर के बारे में सोच रही थी, और साथ साथ वह उसको नहला भी रही थी। हालांकि वह उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी और वह अब कोई बच्चा नहीं रह गया था। वह उसकी किसी भी प्रकार की सेवा करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, और जब वह उसकी ये सारी बातें सोचते सोचते उसने उस व्यक्ति का अपर पार्ट पूरी तरह से साफ कर दिया तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसको पलट दे और उसकी बैक जो कमर है उसकी सफाई शुरू करे। उसके मन में एक सवाल आया कि सदाव यहाँ पर खुद क्यों नहीं आ जाते हैं। उसके अंदर डर की वजह से, हालांकि वह सदाव की सम्मान तो करती थी, लेकिन उसके मन में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे थे और डर की वजह से वह चिंतित और गुस्से में थी कि सदाव अभी तक क्यों नहीं आए। वह वहां से उठी, उसने अपने हाथों को साफ किया रॉन्ग टॉवल से जल्दी में, और कहीं ऐसा न हो कि यह व्यक्ति ठंडा पड़ जाए। उसने उसके ऊपर रजाई उड़ा दी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वह जल्दबाजी में भी है, वह यह भी सोच रही है कि इस व्यक्ति की हेल्प की जाए या ना की जाए, वहीं वह उसकी केयर भी कर रही है अनजाने में या जानबूझकर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक विनम्र दिल उसके सीने में धड़क रहा है। इस व्यक्ति को गोली लगी हुई है और कहीं ये व्यक्ति ठंडा ना पड़ जाए, इसलिए उसने उसके ऊपर रजाई डाल दी और उसने बड़ी आहिस्तगी से सम्मान के साथ कहा, सदाव आप कहाँ हैं? He had been about to come in when she called, और जब वह ये बोल रही थी तो सदाव अंदर आने ही वाले थे। सदाव वहां पर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि सदाव के हाथ में जो इमरजेंसी ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी उनका साजो सामान है उसे लेकर के वहां पर आ गए हैं और उन्होंने सर्जन कोट पहना हुआ है। अब इस पॉइंट नंबर 11 के अंदर आप देखेंगे कि इस पोर्शन में सारी ऑपरेशन की बात चलेगी कि सदाव किस तरह से ऑपरेशन करते हैं, और आखिरकार वह ऑपरेशन जिस पर बहुत चिंतन मनन चल रहा था शुरू हो जाता है। यहाँ पर
हाना ने पूछा कि क्या वास्तव में आपने ऑपरेशन करने की सोच ली है? सदाव ने कहा, हाँ मैंने ऑपरेशन करने की सोच ली है, और उन्होंने शॉर्ट में जवाब दिया। और सदाव ने हाना की तरफ कमर कर ली और अपने जितने स्टीरिलाइज्ड टॉवल वगैरह थे, गर्म पानी में भीगे हुए, उनका सारा सामान था जिसको उन्होंने डिसइंफेक्टेंट से पोंछा हुआ था, जिसमें टोकोनोमा एल्कोव जो कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स या हम कहें इक्विपमेंट्स थे उसको उन्होंने खोलना शुरू किया और उस गर्म तौलिया पर उन्होंने रखना शुरू किया ताकि वे कीटाणु रहित हैं। सदाव ने कहा, जल्दी जाओ और एक तौलिया लेकर के आओ। हाना तुरंत एक ओबीडियंट पर्सन की तरह से वहां से गई और तौलिया लेने के लिए। वे अभी भी बहुत ज्यादा चिंतित थी। लिनन शेल्स में से टॉवल्स निकाले गए जो कि वहां पर चटाई के कुछ टुकड़े भी लाने थे ताकि कि निकलने वाले इस व्यक्ति के खून से उनका जो कीमती फ्लोरिंग है वो खराब ना हो जाए। वह तुरंत बाहर गई वेरांडा में, जहां पर गार्ड जो उनका माली है उसने कुछ ऐसी चटाई की स्ट्रिप्स बचा करके रख रखी थी जो कि वह उनकी जो झाड़ियां थी उनके ऊपर सर्दी से पौधों को बचाने के लिए लगाया करता था। वह गई और उनको बाजू भर करके वहां से उठा लाई। लेकिन जैसे ही वह वहां से लौटी तो कमरे में लौटी तो उसने देखा कि यह सब उसका करना बेकार था। कारण क्योंकि खून तो पहले ही निकल करके उसके उस कीमती मैट में समा चुका था। वह दुख से चिल्लाई, हे ईश्वर, मेरा मैट, अर्थात मेरा मैट तो खराब हो गया। सदाव ने बड़े ही बेरुखी से कहा, हाँ आपका मैट खराब हो गया। ऐसा लगा उसे जैसे मानो उसे कोई मैट की चिंता ही न हो। और बिना एक वर्ड भी बोले हाना ने सदाव के इस इंस्ट्रक्शन का कि इसे पलटने में मेरी मदद करो, सदाव की मदद करी और इस तरह से सदाव ने उसको जो बैग थी उसको साफ करना शुरू कर दिया। हाना ने सदाव को बताया कि यूमी ने उसको नहलाने के लिए मना कर दिया है। पर सदाव ने कहा, तो क्या आप नहलाओगी? और ऐसा पूछने में उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अपने मूवमेंट्स को लगातार जारी रखा और अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं रोका। इस पर उसने कहा, हाँ। ऐसा लगता था जैसे कि सदाव इस समय हाना की बात नहीं सुन रहा है। वह इस बात को जानती थी कि जब सदाव किसी ऑपरेशन में लगते हैं तो वह इसके अंदर खो जाते हैं। जब हाना चटाई के टुकड़ों को लेकर के लौटी तो उसने देखा कि उसका मैट पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसके मुंह से ये चीख निकल गई कि आह मेरा मैट, मेरा सारा कालीन खराब हो गया। इस पर सदाव ने ये जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल। सदाव के जवाब से ऐसा लगता था जैसे कि मानो कालीन को लेकर उसके मन में कोई इम्पोर्टेंस न हो। सदाव ने उसे कमांड दिया कि ऐसा है, मेरी हेल्प करो इस पेशेंट को पलटने में। हाना ने एक भी वर्ड कहे बिना सदाव का साथ दिया और उसे ओबे किया और फिर सदाव ने उसकी कमर को पीछे से साफ करना शुरू किया। हाना ने बताया कि मैंने यूमी से इस व्यक्ति को नहलाने के लिए कहा था लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। सदाव ने इस बात पर पूछा, क्या कि फिर अगर यूमी ने नहीं किया तो क्या इसको तुमने साफ किया है? हाना ने कहा, हाँ। ऐसा लगता था जैसे कि हाना के जवाब को सदाव नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हाना को यह पता था कि जब डॉक्टर सदाव ऑपरेशन के अंदर तल्लीन हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं या खो जाते हैं तो वे अपने आप से बातें करते हैं और वह फिर किसी दूसरी चीज पर ध्यान नहीं देते। हाना ने थोड़ी देर के लिए ये सोचा कि सदाव जिस बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं वे इतने दिनों से इसके अभ्यस्त हो गए हैं, क्या उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि वह व्यक्ति जिस पर ऑपरेशन हो रहा है क्या सोच रहा है? यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट। सदाव ने इसी दौरान कहा कि अगर जरूरत पड़ी हाना तो तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। एनेस्थेटिक का मतलब है ऐसी दवाई जो कि उसे बेहोश करे और ऑपरेशन के दौरान मरीज उठकर न बैठ जाए। इस पर हाना ने बड़े सीधे तरीके से पूछा, क्या मुझे एनेस्थेटिक देना है? लेकिन मैंने तो कभी भी एनेस्थेटिक नहीं दिया है किसी पेशेंट को। इस पर सदाव ने बड़ी बेचैनी के साथ उस अंदाज में जब कोई व्यक्ति काम में लगा हुआ होता है तो उलझते हुए कहता है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब सदाव उसकी वह पैकिंग निकालने जा रहा था। पैकिंग मतलब वह एलगी, वह काई जो उसने उस जख्म के अंदर भर दी थी ताकि इस पेशेंट का कोई भी ब्लड और ज्यादा ना बह सके। अब जैसे ही उसने इस पैकिंग को निकाला पेशेंट का ब्लड बहुत तेजी से बहने लगा। उसने घाव के अंदर देखने की पूरी तरह से कोशिश की
और उसके चेहरे के ऊपर जो लाइट बंधी हुई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लाइट की रोशनी में उसने उस पेशेंट के घाव के अंदर देखने की कोशिश की कि आखिर गोली कितनी गहराई में है, क्या गोली अभी भी वहाँ है। और उसने बड़े कूल इंटरेस्ट से कहा कि अच्छा गोली अभी भी अंदर है। जैसा कि अभी बताया कि सदाव को ऑपरेशन के दौरान लगातार बोलते रहने की आदत थी। सदाव ने फिर आगे बोलना शुरू किया, मुझे हैरत है कि जो चट्टानें थीं, जो नुकीली उनकी नोकें थीं, उन्होंने गोली के साथ और ज़्यादा समस्या बढ़ा दी है, क्योंकि उन चट्टानों की वजह से गोली और अंदर गहराई तक चली गई है और उसी की वजह से जो ये खून बाहर बह रहा है ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि काफ़ी अधिक मात्रा में यह व्यक्ति अपना खून खो चुका है। एट दिस एस्टोनिशमेंट हाना चौक, और जब हाना चूंकि सर्जन नहीं थी और हाना अपने हस्बैंड को ऑपरेशन करते हुए देख रही थी, और कोई भी आदमी जब किसी को ऑपरेशन करते हुए देखे तो वह बड़ी ही एबनॉर्मलिटीज का शिकार हो जाता है, और ऐसा ही हाना के साथ भी हुआ। हाना ने उस व्यक्ति के पीले से चेहरे को देखा जो सल्फर जैसा पीला हो गया था, जो गंधक जैसा पीला हो गया था। हाना को देखते देखते उल्टी आने लगी, उसका गला जो था बिल्कुल बंद लगने लगा। इसी दौरान सदाव, जिसका ध्यान हाना की तरफ नहीं था, ने ऑपरेशन करते करते फिर बड़बड़ाना शुरू किया और अपने पेशेंट से वह बात करने की जैसा कि सदाव को आदत थी। सदाव ने बड़बड़ाते हुए कहा, अरे दोस्त अभी बेहोश मत होना। उसने अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जल्दी की वजह से नीचे नहीं रखा था और वह कह रहा था, अगर मैंने 1 मिनट के लिए भी किसी तरह की देरी की तो ये पेशेंट मर जाएगा। उसी समय हाना ने सिचुएशन को देखते हुए वहीं पर उल्टी न करने की कोशिश की और अपने मुंह को अचानक हाथों से बंद कर लिया। वह भाग करके गार्डन में बाहर गई और इसी दौरान सदाव अपने काम पर लगे रहे। उन्होंने अपने काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। सदाव समझ गए थे कि हाना बाहर क्यों गई है, क्योंकि उन्हें पता था कि एक कोई नॉर्मल आदमी ऑपरेशन नहीं देख सकता और उसे उल्टी आएगी और बेहतर बाहर जाना ही था, और यह बेहतर था हाना के लिए कि वह अपना पेट खाली कर ले। और he had forgotten that of course she had never seen an operation, और सदाव इस बात से बिल्कुल भी नहीं बेखबर थे कि हाना ने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा है, इसलिए उसको ऐसा करना ठीक रहेगा। बट her distress and his inability to go to her at once made him impatient। अब यहाँ पर बात ये सोच रहे हैं सदाव कि काश अगर ये पेशेंट ना होता तो तुरंत वह अपनी डियर वाइफ के पास दौड़ करके जाते और उसकी स्थिति का जायजा लेते, लेकिन ये पेशेंट जो किसी भी काम का नहीं था उनके चाकू के नीचे, उनके नाइफ के नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ था। यहाँ पर चाकू एक्चुअली वो नाइफ नहीं है, बल्कि मेडिकल ऑपरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उनके इस चाकू के नीचे पड़ा हुआ था और अगर वे इसको छोड़ करके जाते तो वह मर जाता। लेकिन इस समय उनको इस पेशेंट पर बहुत ज्यादा उलझन हो रही थी कि इस व्यक्ति की वजह से वह अपनी पत्नी के पास दौड़कर नहीं जा सकते हैं। सदाव को लग रहा था कि इस आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इस व्यक्ति ने उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डाल दिया है। तभी अचानक से जब वह सारी बातें सोच रहा था तो उसके अंदर का जो सॉफ्टनेस था वो थोड़ा कम हो गया और उसकी रुथलेसनेस बहुत बढ़ गई। मतलब वह थोड़ा सा हार्श अपने आप को डॉक्टर सदाव महसूस करने लगे और उनकी उंगलियां बिना दर्द महसूस किए तेजी से चलने लगी। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और वह व्यक्ति जिस पर ऑपरेशन जारी था अचानक से अपनी नींद के अंदर वह कराहने लगा। सदाव ने उसके कराहने के ऊपर कोई भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया और इस पर वह बड़बड़ाता रहा और बड़बड़ाते हुए डॉक्टर सदाव ने कहा, कराओ और कराओ, इफ यू लाइक, जितना चाहो उतना कराओ। ये कोई काम जो भी मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर ऑपरेशन के तौर पर कर रहा हूँ किसी अपने मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। डॉक्टर ओपन द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन। तभी दरवाजा खुला और हाना वहां पर दोबारा से अंदर आ गई। उसने आकर के पूछा कि जो एनेस्थेटिक है वह कहाँ पर है। इस पर डॉक्टर सदाव ने अपनी थोड़ी से इशारा करके कहा कि एनेस्थेटिक यहीं पर रखा हुआ है। उस समय वह बोलने की भी सिचुएशन में नहीं था, इसलिए अपनी चिन्ह से उसने इशारा कर दिया कि एनेस्थेटिक किस तरफ से है। उसी समय जब सदाव ने हाना से
कहा कि आप जो है इसको एनेस्थेटिक दीजिए, उसी समय इस पेशेंट को होश आने लगा और वो इधर उधर हिलने की कोशिश करने लगा। तभी कॉटन में वो एनेस्थेटिक लेकर के उस व्यक्ति को सूंघाया गया और हाना को डॉक्टर सदाव ने बताया कि किस तरह से एनेस्थेटिक देना है। एनेस्थेटिक में जो आपकी रुई है उसको सैचुरेट करना है और पेशेंट के नोस्ट्रिल्स के पास, नथुनों के पास लाना है और उसको हल्का सा सुगाना है। अगर एनेस्थेटिक देने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो यह पेशेंट के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। डॉक्टर सदाव ने कहा जब ये थोड़ी अटकी सी सांस लेने लगे तो तुरंत आप अपना एनेस्थेटिक उसकी नोस्ट्रिल के पास से हटा लेना। वह बड़ी नफरत के साथ, मतलब क्योंकि उसे यह व्हाइट मैन पसंद तो नहीं था, क्योंकि वह अमेरिकन था, फिर भी अपने हस्बैंड के आदेश का उसने पालन किया और अपने विनम्र हृदय की बात को माना और वह उस स्लीपिंग फेस के पास झुकी और उसे एनेस्थेटिक दे दिया। वह इतना दया का पात्र लग रहा था लेटा हुआ कि उसने सोचा कि यह कितना कमजोर हो गया है। उसके होंठ अभी भी मुड़े हुए थे जैसे मानो वह दर्द में बहुत ज्यादा सफर कर रहा हो, और उसको कितना दर्द था ये बात कोई नहीं बता सकता था। उसको देखते हुए वह सोच रही थी वह सारी स्टोरी जो उसने प्रिजनर्स के ऊपर जो सख्तियां जेल में की जाती हैं शायद इसके ऊपर भी की गई हों के बारे में वह विचार करती रही। तभी इन लोगों के पास एक फ्लिकर ऑफ र्यूमर टोल्ड बाय अ वर्ड ऑफ अ माउथ ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज। तो इन बातों का मतलब ये निकल करके आ सकता है, न्यूज़पेपर्स में ऐसी बहुत सारी र्यूमर्स आपने सुनी होंगी कि किस तरह से जो जापानीज आर्मी है या कोई भी आर्मी है, अगर कोई भी इस तरह का प्रिजन ऑफ वॉर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कितने अत्याचार किए जाते हैं और उसके ऊपर कितनी सख्ती की जाती है। उसको याद आया जनरल टकीमा के ऊपर। जनरल टकीमा जो कि चीफ ऑफ द आर्मी है वह इतना हार्श है कि वह अपनी पत्नी को ही पीट देता है, तो बात अगर हम प्रिजनर ऑफ वॉर्स की करें तो वह उनका क्या हाल करेगा। वह मन ही मन ये उम्मीद कर रही थी कि काश इस व्यक्ति के साथ इस तरह की एट्रोसिटीज और इस तरह की सख्ती या टॉर्चर न हुआ हो। इसी लम्हे उसने इस व्यक्ति के गले के ऊपर एक लाल रंग का गहरा निशान देखा जो कि उसके कान के ठीक नीचे था। डॉक्टर सदाव से बड़बड़ाते हुए कहा कि यह जख्म कैसा है, लेकिन डॉक्टर सदाव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वजह यह थी कि जैसे ही डॉक्टर सदाव के इंस्ट्रूमेंट अभी कार्य कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट के नीचे तभी एक ऐसी आवाज आई जैसे कि मानो उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट जिससे वह काम कर रहे थे वह किसी हार्ड सरफेस से जाकर के टक टक की आवाज कर रहा हो, और वह जगह किडनी के पास थी। निश्चित रूप से वह इंस्ट्रूमेंट गोली से टकरा रहा था। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और सारे विचार जो सदाव के मन में इधर उधर चल रहे थे वह सारे उसने छोड़ दिए, और उसने केवल प्योरेस्ट प्लेजर के साथ, जैसा कि एक अच्छा सर्जन अपने उद्देश्य पर लग करके उस बात पर ध्यान रखता है कि वह क्या सर्च कर रहा है, किसका ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर सदाव ने उस गोली को समझने की कोशिश की। फिर उसने उस इंस्ट्रूमेंट से अलग अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स को बड़ी डेलिकेटली, बड़े नर्म और हल्के से अंदाज में उसको जख्म के अंदर डाल करके महसूस किया, और इसकी उंगलियां इतनी सक्षम थी कि मानो शरीर का एक एक कण, एक एक अणु वह महसूस कर सकती हों। उनके ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी ने उनको बताया था कि किसी भी सर्जन के अंदर अगर इग्नोरेंस है, अगर लापरवाही है, तो यह एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि उसे हल्का सा एक क्षण की भी लापरवाही पेशेंट के साथ नहीं करनी है, क्योंकि इस लापरवाही का नतीजा जो है वह घातक साबित हो सकता है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस आफ्टर ईयर, और इन बातों को लेकर के प्रोफेसर जो है बड़ी सख्ती से बार बार अपने स्टूडेंट्स को रिमाइंड कराते थे। और बिना पूरी नॉलेज के ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ा पाप और एक बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए प्रोफेसर का ये ध्यान दिलाना जरूरी था कि अगर वे सर्जन जिनको पूरी नॉलेज नहीं होती वे ऑपरेशन करने शुरू कर देते हैं तो वह हत्या से ज्यादा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर सदाव अपनी आदत के अनुसार अभी तक बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा माय फ्रेंड, ये जो है इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी, अच्छा है कि अभी किडनी के गोली बहुत पास नहीं है, उसने बड़बड़ाया। जैसे कि आप जानते हैं कि उसको बड़बड़ाने की अपने ऑपरेशन के दौरान आदत थी, और वह अपने पेशेंट्स को अक्सर माय फ्रेंड कहकर संबोधित किया करता था, और वह भूल गया था आज भी कि वह अपने किसी दुश्मन का ऑपरेशन कर रहा है। Then quickly with the cleanest
ऑफ मोस्ट प्रिसाइज इंसिजन, तभी उसने बड़ा साफ सा एक चीरा लगाया, वहां पर कट लगाया और इस तरह से उसने उस जख्म को बड़ा करके वहां से गोली निकाल ली। जिस समय गोली निकाली जा रही थी तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को दर्द हुआ होगा, वह थोड़ा सा क्वीवर में हिला, लेकिन वह दोबारा से बेहोश हो गया। लेकिन फिर भी उसके बेचैनी में और बेख्याली में कुछ वर्ड्स निकले। वह चिल्ला रहा था कि आह, मेरी आंतें किसी ने निकाल ली हैं, किसी ने मुझे मेरे गट्स मीन्स जो इंटेस्टाइन्स हैं वो निकाल ली हैं और पेट काट दिया है, यानी उसे दर्द का एहसास हो रहा था। सदाओ ने हाना को तेजी से कहा चुप होने के लिए। तभी इसी दौरान जब हाना ने सदाओ को पुकारा तो सदाओ ने हश करके हाना को रोक दिया और कहा कि शोर नहीं मचाना है। तभी दोबारा से ये व्यक्ति साइलेंस में सैंक हो गया और फिर बेहोशी की मुद्रा में डूब गया। सदाओ टूक अप हिज रिस्ट, सदाओ ने उसकी बाजू को पकड़कर देखा कि उसकी नब्ज सही से चल रही है या नहीं। हाँ, नब्ज चल रही थी। वह बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन इतनी कमजोर नहीं थी कि वह बिल्कुल मृत्यु के नजदीक हो। बट इनफ इट वो वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, लेकिन उसकी नब्ज इतनी चल रही थी कि यह उम्मीद की जा सकती थी कि कुछ परसेंटेज है कि वह बच जाएगा। अब सदाव के मन में फिर दोबारा से वही विचार आने लगे। सदाव सोच रहे थे कि न जाने क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं इस व्यक्ति को जीने दे रहा हूं। उन्होंने हाना से कहा अब इसे और एनेस्थेटिक देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सदाव तुरंत तेजी से पीछे मुड़े और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी स्पीड से उस पेशेंट के लिए काम करना चाहते हैं और उन्होंने मेडिसिन ली और एक साफ वायल के कपड़े में उन्होंने हाइपोडर्मिक लिया और इसको पेशेंट के उस लेफ्ट आर्म के नीचे लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, उन्होंने इंजेक्शन लिया और उसको मैन की रिस्ट में, उसकी बाजू में लगा दिया। उसकी पल्स अभी भी चल रही थी, जिसको डॉक्टर सदाव ने अपने उंगलियों से महसूस किया। ये पल्स अब तेज हो चुकी थी। डॉक्टर सदाव ने हाना से गहरी सांस लेकर के कहा कि आफ्टर ऑल अब ये आदमी जी जाएगा। डियर लर्नर्स, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 12 पर और इसमें हमने इसको टाइटल दिया है एटीट्यूड ऑफ सदाव विद टॉम। टॉम कौन है? टॉम वह व्यक्ति है जिसको उन्होंने अभी ऑपरेट किया था, उसकी गोली को निकाला था। वह एक अमेरिकन था। अब डॉक्टर होने के नाते जो भावनाएं उनके अंदर थी, उन्होंने उस हमदर्दी की वजह से टॉम का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन वास्तव में वह कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन का दोनों हस्बैंड वाइफ शिकार थे कि उसका क्या करें। तो आइए समझते हैं द यंग। अब क्या हुआ कि जब ऑपरेशन हो गया, एक निश्चित समय के बाद जो वह टॉम था वह जाग गया। वह बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था, उसकी नीली आंखें बहुत ज्यादा डरी हुई थीं। जब उसने सोचा कि वह कहाँ है तो हाना ने महसूस किया कि वह इतना घबराया हुआ है। तो इस बात को देख करके हाना को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और हाना ने उसकी स्वयं से सेवा की। आपको याद रहे कि अभी तक हाना जो है उसे नफरत कर रही थी और किसी भी तरह से कभी उसकी सेवा करना चाहती थी तो कहीं उसको निलाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन चूंकि सारे सर्वेंट जो थे वो जा चुके थे और कोई भी काम करने को तैयार नहीं था, कमरे में किसी ने प्रवेश नहीं किया था, इसलिए हाना ने स्वयं उसकी सेवा करने की बात सोची। When she came in the first time, जब वह पहली बार आई तो उसने देखा तो उसने अपने जो उसका थोड़ा सा करेज था उसको उभारा और वह इस सारी फेयरफुल थिंग को करने के लिए तैयार हो गई। हाना ने उस पेशेंट को दिलासा दिया और कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिशमैन ने पूछा मैं यहाँ कैसे आया? उसकी सांस फूल रही थी। तो हाना ने उसे धीमे से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। टॉम ने हाना से पूछा कि क्या आप इंग्लिश जानते हैं? तो हाना ने रिप्लाई किया कि हाँ, मैं काफी समय अमेरिका में रही हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। शी सो दैट ही वांटेड टू रिप्लाई, वह जवाब देना चाहता था लेकिन वह जवाब नहीं दे सका। हाना नीचे झुकी और उसको हाना ने अपने हाथ से पोर्सिलीन के चम्मच से उसको खिला दिया। हालांकि वह खाना खाने का इच्छुक नहीं था, फिर भी उसने थोड़ा बहुत खाया। इसके बाद हाना ने उस पेशेंट से कहा ऐसा है कि अब आप चिंता ना करें, अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। हालांकि ना चाहते हुए भी उसने उस व्यक्ति को लगातार कंसोल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। इस पर टॉम ने कोई आंसर नहीं दिया। इसी समय अब इसके बाद जो सदाव हैं वह तीसरे दिन, ऑपरेशन के तीसरे दिन उस यंग मैन से मिलने आए। जब सदाव अंदर आए तो वह व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल ब्लडलेस था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके अंदर खून ही न हो।
डॉक्टर सदाव ने कहा, लेट जाओ, क्या तुम्हें मरना है? तुम उठकर क्यों बैठ गए हो? उसने उस व्यक्ति को प्यार के साथ फोर्स किया और जेंटली उसके घाव को वह एग्जामिन करने लगे कि अब घाव की ताजा स्थिति कैसी है। डॉक्टर सदाव ने उसको वार्न करते हुए प्यार से डांटा कि अगर तुम ऐसे ही उठकर बैठते रहे तो तुम अपने आप की हत्या कर रहे हो। इस पर टॉम ने, जो कि वह गोरा अमेरिकन था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वह इस समय केवल 17 साल मात्र का लगता था। क्या आप मुझे अब पुलिस के हवाले कर देने वाले हैं? उस व्यक्ति ने सदाव से पूछा। फॉर अ मोमेंट सदाव डिडंट आंसर। थोड़ी देर के लिए तो सदाव ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल पूरी की और उसके ऊपर फिर सिल्क की जो रजाई थी वह उसके ऊपर लिट उड़ा दी। I do not know myself what I shall do with you। सदाव ने जवाब दिया, पता तो मुझे भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मुझे तुमको पुलिस को दे देना चाहिए क्योंकि आप प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। आप जो है ऐसे प्रिजनर हैं जो कि हमारी पुलिस से छूट करके भाग गए हैं। जैसे ही टॉम ने आगे कुछ बताने की कोशिश की, डॉक्टर सदाव ने बिल्कुल मना कर दिया। नो नो नो, मुझे कुछ मत बताना और मुझे किसी का भी नाम अपने आगे मत बताना, चाहे जब तक कि मैं तुमसे उसके बारे में ना पूछूं। फिर उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपना मुंह जो है वह दीवार की तरफ करके लेट गया। उसने हल्के से आहिस्ता आवाज में कहा, चलो ठीक है, और उसके मुंह पर एक कड़वाहट भरी लकीर उभर आई। तो डियर लर्नर्स, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। ये चैप्टर का अगला हिस्सा आप पार्ट 3 में देखेंगे। तो अपने सिलेबस को और इस चैप्टर को पूरा करते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और प्राइमरी और जूनियर लेवल से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए प्लीज हमारे साथ आप बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपकी नीड है वो आप हमें लिख करके भेजिए। हम उस पर अपने वीडियो लेक्चर्स बनाकर आपके लिए तैयार करके अपलोड करते रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सी यू सून। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।